हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए और अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन करें। वेलकम टू संकट मोचन फॉर जनरल अवेयरनेस। जैसे कि आप जानते हैं, आज का टॉपिक कारगिल युद्ध पे है, हमारा विजय दिवस। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले भावपूर्ण श्रद्धांजलि उस हर शहीद को जिन्होंने अपनी जान निछावर की हमारी देश की रक्षा के लिए। और हमारा टॉपिक ये है कि कारगिल से हमें क्या सीख मिली, उस सीख को क्या हम इम्प्लीमेंट कर पाए हैं, और इम्प्लीमेंट किए हैं तो कितना किए हैं। क्या आज के डेट में कारगिल जैसा युद्ध होगा तो इंडिया उसको टैकल करने की किस पोजीशन में है। और एक चीज, उस टाइम पाकिस्तान हमारे लिए सबसे बड़ा एनिमी था, आज पाकिस्तान के साथ साथ चाइना भी है, तो वो भी देखेंगे कि क्या ट्रूथ एंड पावर में हम लोग लड़ेंगे तो किस तौर पे हम लोग को लड़ना चाहिए। सेकंड, ये एक किस्सा बड़ा प्रसिद्ध था कारगिल के टाइम में कि प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए फोन करते हैं हमारे माननीय उस टाइम के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को, और कहते हैं कि पाकिस्तान एटम बम का इस्तेमाल करेगा। तो हमारे प्रधानमंत्री ने ये कहा कि आप पाकिस्तान से कह दीजिए कि हम मानते हैं कि आप 25% इंडिया का भाग नष्ट कर दोगे, बट ये श्योर रखिए कि कल की सुबह पाकिस्तान इस नक्शे से गायब हो जाएगा। ये कह के उन्होंने फोन काट दिया। इससे ये पता चलता है कि हमारी लीडरशिप, चाहे वो 2000 की हो, चाहे वो नेहरू जी की हो, इंदिरा गांधी जी की हो, हमेशा से मजबूत रही है। अब हम लोग ये देखते हैं कि जो कमिटी बनी उसकी रिकमेंडेशन क्या थी, और उसकी रिकमेंडेशन के साथ साथ ये भी देखना है कि कारगिल युद्ध के दौरान हमारे जवानों को किस प्रकार की समस्या का रूबरू होना पड़ा और उसका क्या हल दिया गया है। क्या आज के डेट में उस समस्या का पूरी तरह से समाधान हुआ है। तो इसके साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये वो मैप है जो एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल इंडिया पाकिस्तान का है अभी एट प्रेजेंट। ये है कारगिल जहां पे पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेट कर गया था। अब इससे पहले का ये किस्सा है कि एक सियाचिन ग्लेशियर है जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटल ग्राउंड माना जाता था। ये सियाचिन ग्लेशियर को इंडिया ने 1984 को अपने अंडर कर लिया था। ये एक ट्राई जंक्शन पे है स्थित, और ये ट्राई जंक्शन जो है इंडिया पाकिस्तान चाइना के बॉर्डर पे है। ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। तो सेम चीज को इम्प्लाई करने के लिए कारगिल एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जिससे कि आप सप्लाई कट ऑफ कर सकते थे आर्मी का यहाँ पे अपना प्लेस करके। तो इसे पाकिस्तान ने अपने कब्जे में लिया। उस सर्दी को एग्रीमेंट ये था कि सर्दी को सेनाएं नीचे उतर जाएंगी और फिर वापस अपने पोस्ट पे चली जाएंगी जब सर्दी खत्म हो जाएगा। तो इंडिया सेना इस एग्रीमेंट का पालन करते हुए नीचे उतर गई और पाकिस्तान सेना नहीं। बस यहीं से शुरू होता है कारगिल का युद्ध। तो कारगिल युद्ध के युद्ध में क्या क्या प्रॉब्लम हमें देखने को पड़ी। सबसे पहले शॉर्टेज ऑफ एम्यूनेशन। अब देखिए, हमेशा एक कंट्री को वॉर रेडी होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब पड़ोसी चाइना और पाकिस्तान जैसे हो तो युद्ध कब होगा इसकी अनुमान लगाना बेवकूफ़ी है। तो पहला चीज शॉर्टेज ऑफ एम्यूनिशन। इसका ये भी एक कंडीशन था कि मान लीजिए युद्ध यहाँ बॉर्डर में हो रहा और एम्यूनिशन दिल्ली में है, तो यहाँ से यहाँ पहुंचाने में ही तो टाइम लग जाता है। तो एम्यूनिशन जो हो वो एक सेफ बंकर में रहे और लड़ाई के स्थान के आसपास रहे ताकि आर्मी को जल्दी मिल जाए। सेकंड, मिलिट्री सैटेलाइट हमारे पास नहीं थी। हमने कांटेक्ट किया यूरोप को, यूएस को कि हमें डेटा दे, और सबने यूएस के दबाव में आके मना कर दिया। उस टाइम ये एहसास हुआ हमारी लीडरशिप को कि आत्मनिर्भर होना
कितनी ज़रूरी है, और क्या आज के डेट में हमारे मेरे पास मिलिट्री सैटेलाइट है, और है तो कितना है, क्या वो काफ़ी है? अगर नहीं काफ़ी है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये भी हम लोग आगे देखेंगे। जब मिलिट्री सैटेलाइट होता है तो एक्यूरेट पोजीशन पता चलता है, एनिमी कहाँ बैठी है, और एक्यूरेट पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेशन के लिए, क्योंकि जो भी बॉम्बिंग बोफोर्स, उस टाइम बोफोर्स था, बोफोर्स या फिर एयरफोर्स करेगी, तो वो बॉम्बिंग किस कोऑर्डिनेशन में गिरना चाहिए, क्योंकि अंधा बॉम्बिंग करके उस पहाड़ पे कोई फायदा नहीं था। और टोड आर्टिलरी, बोफोर्स तो हमने खरीद लिया था, बट उसकी क्वांटिटी उस नंबर में नहीं थी कि सफिशिएंट हो पाए, और उसकी ट्रांसपोर्टेशन इतनी क्विक नहीं थी कि तुरंत तुरंत आर्मी को बफोर्स का बैकअप मिल जाए। और बफोर्स की बैकअप मिलने के बावजूद सबसे बड़ी प्रॉब्लम कोऑर्डिनेशन की थी। आर्मी को बाय मैनुअल जाके उस पोजीशन का कोऑर्डिनेशन भेजना पड़ता था, तब जाके आर्टिलरी यूज की जाती थी। और सबसे बड़ी बात है टोड आर्टिलरी की, कि ये माउंटेन वॉरफेयर में यूज हो सकता है, जो जहां की टैंक उतने कारगर नहीं है। और सबसे बड़ी बात है गुड कॉम्बैक्ट रेडी मॉडर्न एयरक्राफ्ट, जैसे कि रफेल, जैसे कि अपग्रेडेड सुखोई। उस टाइम हमारे पास मिराज 21, जो कि ऑलरेडी 3 दशक पुराना हो चुका था, और एक सॉरी मिराज 21, मिग 21, रशिया का मिग 21, जो 3 दशक पुराना हो चुका था, और मिराज 2000, जो कि फ्रांस का था। ये दोनों फाइटर जेट का इस्तेमाल हुआ बॉम्बिंग के लिए, और इनमें भी गाइडेड बम नहीं थे, तो इसकी कमी इंडिया को बहुत खली। दूसरी बात, सुखोई को हमने बाद में परचेस किया, जो कि रिकमेंडेशन आई कि मॉडर्नाइजेशन बहुत ज़रूरी है। इतनी ठंडी सर्दी के लिए प्रॉपर क्लोथिंग हमारे सेना के पास नहीं थी। वो वही नॉर्मल क्लोथिंग में लड़ रहे थे जो कि नीचे जमीन में पहना जाता था। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इम्प्रॉपर बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर। ये बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पे 1947 के बाद 2000 तक बहुत ही कम ध्यान दिया गया है। इनफैक्ट आज भी बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर अगर चाइना से कंपेयर किया जाए तो हम लोग का टू द पावर नहीं है, काम चल रही है, बट वी हैव टू बी ऑन आवर टोज टू मेक बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर वेरी गुड। क्योंकि बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा तब तो सप्लाई रूट रहेगा। अगर एक सप्लाई रूट को काट दिया जाए तो ऑल्टरनेट सप्लाई रूट रहना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारे आर्मी को एम्यूनिशन और राशन की कमी ना हो। लड़ता आर्मी के आदमी है, बट उन्हें एम्यूनिशन और राशन दोनों की ज़रूरत होती है। इसके बाद जो कमेटी बनी, जो वॉर जीतने के बाद कमेटी बनी, उस कमेटी का क्या रिपोर्ट था? सबसे पहला बात उन्होंने कहा था कि हमारे पास इंटेलिजेंस की कमी थी, और ये कमेटी आज के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर के पिताजी थे, जिनका नाम कृष्णस्वामी सुब्रमण्यम था। और इनकी कमेटी का रिपोर्ट से ये पता चला कि इंटेलिजेंस फेलियर, इंटेलिजेंस एक बहुत ही बड़ा पार्ट प्ले करता है। अगर सिक्योरिटी फोर्सेस को इंटेलिजेंस नहीं मिलेगी तो वो एक्शन टाइम पे नहीं ले पाएंगे, और लेट एक्शन विल बी वेरी हार्मफुल, क्योंकि डैमेज ऑलरेडी हो चुका होगा। सेकंड था कि जो कमांडर थे, कमांडिंग ऑफिसर्स, वो 44 टू 45 ईयर्स के थे, 44 टू 45 ईयर्स के थे। उन्होंने कहा इन्हें थोड़ा कम उम्र का होना चाहिए था ताकि वो ज़्यादा फिट रहें। तो आज के डेट में इनके रिकमेंडेशन के बाद 30 से 35 साल एवरेज एज है कमांडिंग ऑफिसर्स का। तो इस पे काम की गई है। अब आज भी ये कहा जा रहा है, द इंटेंसिटी ऑफ एंगेजमेंट इन प्रेजेंट एनवायरमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर इज सच दैट इट मे टेक आर्मी अ लॉट मोर टाइम टू डू दिस। मतलब कि आज भी प्रॉक्सी वॉर चल रहा है पाकिस्तान का एक कहना है कि व्हेन वी कैन नॉट फाइट डायरेक्टली सो ब्लीड इंडिया विथ 1000 कट्स। और ये 1000 कट्स कौन देगा? उनके टेररिस्ट आउटफिट, जो कि पीओके में लॉन्च पैड बना के बैठे हैं और टाइम से टाइम हमला करते रहते हैं। तो इसको काउंटर करने के लिए क्या इंडिया का कोई स्ट्रैटेजी है? और है तो क्या है?
ये भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहली बात जो कमी खली वो है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इनमें कोऑर्डिनेशन नहीं देखा गया, जिसके लिए सीडीएस को गठित करने को कहा गया। अब सीडीएस में पॉलिटिक्स काफी लंबे समय तक चली, उसके बाद सीडीएस का गठन हुआ। और सीडीएस क्या आज भी उतना इफेक्टिव है? अभी तक उसकी एफिशिएंसी 100% पे नहीं आई है। इसे लाना बहुत जरूरी है। सेकंड जो प्रॉब्लम था, जो कि हमने यहां पॉइंट आउट किया, शॉर्टेज ऑफ एम्युनिशन। और इस शॉर्टेज को अभी पूरा किया गया है। अभी इंडिया वॉर रेडी है फॉर नेक्स्ट 20 to 25 डेज। यस, 20 to 25 डेज, इट्स अ ग्रेट नंबर। लैक ऑफ मिलिट्री सैटेलाइट। अब इसके लिए हम लोग अगस्त 2013 में देखिए, 1999 में कमी खली, 2000 से 2001 में रिपोर्ट आया, बट मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च होते होते 12 से 13 साल लग गई। हाँ, अभी हमारे पास सिर्फ GSAT-7 ही नहीं, और भी डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की मिलिट्री सैटेलाइट्स है। कुछ सैटेलाइट जो वेदर रिपोर्ट देती है वो भी यूज की जा सकती है, मगर क्या ये सफिशिएंट है? तो जवाब है नहीं। अब इस सफिशिएंसी को फिल करने के लिए इंडिया ने बेका साइन किया है, और बेका के बारे में हम आगे जानेंगे। नहीं, अब ये जानिए कि ये रहा स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। इंडिया ने क्या क्या किया है और इंडिया को आगे क्या क्या करना है। सबसे पहले इंडिया ने बहुत सारे प्रोक्योरमेंट किए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये चिन्यूक हेलीकॉप्टर। ये एक बड़े बस या एटीजीएस बोफोर्स, ये सबको उठा के पहाड़ी इलाके में रख सकती है। ये यूएसए से परचेस किया गया है, बट इनकी भी नंबर बहुत ही लिमिटेड है। नाउ ये है हमारा एटीजीएस, ये इंडिजीनियस है, इंडिया ने खुद से बनाया है। आज के डेट में ये बन के रेडी है, इसकी हर कुछ टेस्टिंग हो चुकी है, लद्दाख से लेके राजस्थान से लेके समुद्री इलाका से लेके हर जगह। बट अभी भी ये इंडक्शन के फेज में नहीं आया है। तो इसको स्पीड अप करना होगा, ताकि जो हमारे टोड आर्टिलरी हैं उनकी कमी ना खले। ये है हमारा तेजस, देर आए मगर दुरुस्त आए। हमारा तेजस 2 दशक 3 दशक से बन रहा है, बट अब ये तेजस की पहली वेरिएंट आ चुकी है, दूसरी वेरिएंट इंडक्शन में है, और तीसरी वेरिएंट भी आने वाले 3-4 साल में इंडक्शन में आ जाएगी। बट इतनी वेरिएंट आने के बावजूद क्या हम अपने एयरफोर्स को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयरक्राफ्ट दे पा रहे हैं? अगर नहीं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा वो भी आगे जानेंगे। ये हमारा इंडिजीनियस फाइटर हेलीकॉप्टर है। अमेरिका से हमने अपाचे खरीदा था, और ये हमारा खुद का इंडिजीनियस बिल्ड, इसको फ्लाइंग टैंक भी कहते हैं। और ये रहा अर्जुन टैंक। इसकी बहुत सारी परीक्षण हो चुकी है, और इसके अपडेटेड वर्जन भी अभी आर्मी में इंडक्ट होना बाकी है। अब आप देख रहे हो हमारे पास मशीन तो है अच्छी अच्छी, बट इंडक्शन में देरी हो रही है। इस इंडक्शन को दूर करना होगा ना। हम लोग का क्या प्रॉब्लम है और उसका सोल्यूशन क्या है, ये देखना होगा। सबसे पहले हम लोग स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बहुत सारे कंट्री से साइन कर चुके हैं, बट क्या सब कंट्री हेल्प करेगी, और करेगी तो किस प्रकार? तो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप इन मिलिट्री हमारा यूएस के साथ है, यूके के साथ है, रशिया के साथ है, फ्रांस एंड जापान के साथ है, एंड यूरोपियन यूनियन और भी बहुत के साथ है। बट ये देखिए, यहाँ रशिया भी है और यहाँ यूएस भी है। इससे क्या शिक्षा मिलती है? इंडिया दोनों सुपर पावर को बैलेंस करके चल रहा है, कि अगर चाइना से वॉर हो तो आपको पता है कि रशिया चुप लगा जाएगा, तब हमारे हेल्प में यूएस आएंगे थ्रू एम्यूनिशन। वी डोंट नीड हेल्प थ्रू मिलिट्री, बट वी डेफिनेटली नीड हेल्प इन टेक्नोलॉजी एंड एम्यूनिशन, एंड ऑल्सो ग्रेटर मशीन्स, फाइटिंग मशीन्स। इंटेलिजेंस शेयरिंग, जैसे कि मैंने कहा था,
जो ऊपर मिलिट्री सैटेलाइट हमारे पास है, क्या वो सफिशिएंट है? अगर नहीं तो उसकी सफिशिएंसी को कैसे पूरा किया जाएगा? तो हमारा एक इंटेलिजेंस शेयरिंग पैक्ट भी है जो कि हमारा और भी फायदा कर सकता है। उसमें से सबसे लेटेस्ट है बेका। अब बेका का फायदा हम लोग चाइना और इंडिया के बॉर्डर में भी देख चुके हैं कि चाइना जब भी कुछ करता है, इंडिया उससे पहले एक एक कदम आगे रहता था, क्योंकि इंडिया की अपनी सैटेलाइट तो डिप्लॉय थी ही, साथ ही साथ यूएस की भी डेटा और इंटेलिजेंस हमारी सपोर्ट कर रही थी। तो इसका नाम है बेसिक एक्सचेंज फॉर कॉपरेशन ऑफ एग्रीमेंट, जो कि जियो स्पेशियल कॉपरेशन में हेल्प करता है। और हम लोग का 2+2 डायलॉग वेरियस अदर कंट्रीज के साथ हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, यूएस, जापान एंड ऑल्सो रशिया। वहीं ये 2+2 डायलॉग एनहेंस करता है हमारे ग्रेटर पार्टनरशिप को। इजराइल, रशिया, फ्रांस, ये तीनों, आप देखिए रशिया के बाद हमारा कुछ साल तक पार्टनर इजराइल रहा था, सेकंड डिफेंस सप्लायर, और आज के डेट में फ्रांस है। तो ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनसे हम लोगों ने इंटेलिजेंस के साथ साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का भी बात किया है, जैसे कि बराक मिसाइल, रशिया के साथ ब्रह्मोस मिसाइल, फ्रांस के साथ राफेल की अभी इंजन डील हुई है जस्ट मोदी जी के विजिट के टाइम में, और उस पर भी मैं अपडेटेड वीडियो बहुत जल्द लेके आने वाला हूं। अब इंक्रीज करना है बाइलैटरल एंड मल्टीलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज। क्यों? क्योंकि इंडिया का माइट ऑन वॉरफील्ड दिखाना बहुत जरूरी है। कहते हैं चाणक्य नीति है कि जब अलेक्जेंडर आ रहे थे तो चाणक्य ने अपने सारे मेन फोर्सेस, मेन हाथी, मेन घोड़े को खुला छोड़ दिया था घूमने के लिए। तो एक जन चाणक्य से पूछे कि ये आपने क्यों किया, तो उन्होंने कहा देखते जाओ, और उन्होंने ये अफवाह फैला दिया कि ये जो घूम रहे हैं ये तो एक्स्ट्रा में है, असली रिजर्व आर्मी अभी मौर्यन साम्राज्य के पास इससे कई गुना ज्यादा। यही देख के मैक्सिमम उनके प्रतिद्वंदी ध्वस्त हो जाते थे। तो लड़ाई से पहले हमेशा याद रखिए अपना माइट दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वॉर इज द लास्ट ऑप्शंस। तो इंडो पैसिफिक आया। इंडो पैसिफिक एग्रीमेंट जो है ये चाइना का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल को काउंटर करने के लिए इंडिया बना रहा, और इंडिया का अपना भी प्लान है जिसका नाम है नेकलेस ऑफ डायमंड। जैसे कि यहां पे फ्रांस का ओवरसी आइलैंड है, मॉरिशस है, मेडागास्कर है, ये लोग के साथ हम लोग पैक्ट कर रहे हैं ताकि वहां भी मिलिट्री स्टेशन हम लोग बना पाए, उनके मिलिट्री स्टेशन जो है वो हम यूज कर पाए, हमारे वो यूज कर पाए। ऐसा पैक्ट ऑस्ट्रेलिया के साथ भी है, ऐसा पैक्ट यूएस के साथ भी है, और भी वेरियस अदर कंट्री के साथ है। सेकंड, हम लोग काम कर रहे हैं बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जो कि आप इंडिया चाइना बॉर्डर पे देख रहे हैं। वेरियस अदर हम लोग टनल्स बना रहे हैं ताकि ऑल वेदर कनेक्शन रहे। सेकंड, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हैं। जो प्रेजेंट क्लैश थे लद्दाख के तरफ में पैंगोंग से लेक के कारण, ये दौलत बेग ओल्डी तक जो रोड जा रहा था इसको अपोज करने के लिए ही हुआ था, क्योंकि दौलत बेग ओल्डी में हाईएस्ट लैंडिंग एयरक्राफ्ट का फील्ड है। नाउ जो लैक ऑफ मल्टी रोल फाइटर जेट है इसको कैसे पूरा किया जाए? इंडिया का जो इंडियन एयरक्राफ्ट है उनकी क्षमता इतनी ज्यादा नहीं है कि आने वाले 10 साल में इंडिया को जितनी जरूरत है वो एयरक्राफ्ट एक साथ दे पाए। तो हमारा एक प्रोक्यूरमेंट डील है 114 फाइटर जेट एयरक्राफ्ट का, जो कि 5-6 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है। इसे पूरा करना बहुत जरूरी है। इस डील के लिए वेरियस अदर कंट्री ने इंटरेस्ट दिखाया है, बट ये डील एट प्रेजेंट पेंडिंग है। प्रॉक्सी वॉर, दैट इज टेररिस्ट लॉन्च पैड एट पीओके, इसको एड्रेस करना बहुत जरूरी है। इसको एड्रेस करने के लिए हमने 2 बार सर्जिकल स्ट्राइक किया है, बट क्या ये एड्रेस हुआ है? और नहीं हुआ तो इसे कैसे करेंगे? और आजकल आप देखते हो प्रोपोगेंडा वॉर, खालिस्तान का इश्यूज, ये सब भी आ रहा है। इस पे भी हम लोग एक सेपरेट वीडियो लाएंगे कि ये इशू को डील कैसे किया जाए। और हमारा एक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी डॉक्यूमेंट अभी तक इंडिया कभी रिलीज नहीं करता। बहुत सारे देश, अलग अलग देश रिलीज करते हैं, बट इंडिया नहीं करता। तो हमारा आगे चल के जो है स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेसी
ये काउंटर करेगा, जैसे कि हम लोग कोशिश में हैं कि पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट में डाल दे ताकि टेरर फंडिंग को हम लोग ड्राई अप कर पाएं, जो कि टेररिस्ट का लॉन्च पैड को भी काउंटर करेगा। सेकंड, रिवाइवल ऑफ नैन, नॉन अलाइन मूवमेंट। क्यों? क्योंकि नैम का लीडर इंडिया है, ग्लोबल साउथ का लीडर इंडिया है। तो आप सिर्फ दो पावर पॉइंट और एक्सेस पे नहीं रह सकते। अभी मल्टीलैटरल वर्ल्ड है, फ्रांस भी इस वर्ल्ड को, मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी को सपोर्ट करता है। तो इंडिया एक लीडर बन के सामने आए और नैम को रिवाइव करके सपोर्ट करे, ताकि अगर आप यूएस के तरफ नहीं, रशिया के तरफ नहीं, तो आप एक इंडिपेंडेंट स्टैंड ले सकते हैं, जो कि आपने देखा भी है हमारे प्रेजेंट फॉरेन पॉलिसी में कि हम लोग रशिया से ऑयल परचेस कर रहे थे और उसे रिफाइन करके सप्लाई भी कर रहे थे, जो कि वेरियस अदर कंट्री नहीं कर पाए। स्पीडी डिफेंस प्रोक्योरमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक हमारे पास मॉडर्नाइजेशन 100% नहीं होगा तो हमारे को वॉर लड़ने में प्रॉब्लम होगा। टू फ्रंट वॉर को लड़ना है तो सबसे पहले एयरक्राफ्ट और मॉडर्नाइजेशन को कंप्लीट करना पड़ेगा। इंडियनाइजेशन ऑफ डिफेंस सेक्टर एट ग्रेटर पेस, आप देख रहे हो कि हम लोग खुद का इंजन बनाने के लिए कब से लगे हुए हैं, फाइटर जेट इंजन, और डील अभी कुछ दिन पहले जाके साइन हुआ। अब इस डील को इम्प्लीमेंट करके हमारा इंजन बन के आते आते हो सकता है और 4-5 साल लग जाए, तो इसे ग्रेटर पेस में किया जाए। वर्किंग टू ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, कितना टेक्नोलॉजी कब मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, इसी पे जल्दी काम करना होगा। इम्प्रूव वर्किंग ऑफ ऑल 3 विंग्स, दैट इज आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स अंडर सीडीएस, ताकि कोऑर्डिनेशन जो हो, कोऑर्डिनेशन डिले ना हो। कोऑर्डिनेशन होना ही इंपॉर्टेंट है वॉर को जल्दी जीतने में। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एफिशिएंट, मॉडर्नाइज, इंटीग्रेटेड मिसाइल यूनिट डिफेंस सिस्टम। देखिए, जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स है, वैसे ही एक मिसाइल का अलग यूनिट बने जो कि वेरियस मिसाइल को चलाए और उसकी देखरेख करे। टाइम पे जब हो तो ये कोऑर्डिनेशन तीनों के साथ रखे और बकायदा मुंह तोड़ जवाब दे। अब आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जो कि मणिपुर से रिलेटेड होगा और फ्रांस से रिलेटेड होगा। इस कंटेंट को बनाने में हमें काफ़ी मेहनत और टाइम लगता है। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करके हमारे को सपोर्ट करिए। थैंक यू। सूरज।